हम लोग पिछले क्लास में बात किए, दिसंबर महीना में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन कहाँ, लखनऊ में, और उसमें सदस्य के रूप में भाग लिया महात्मा गांधी ने। ठीक है, और वहाँ पर मुलाकात किससे होता है? राजकुमार शुक्ल से। उस कहानी का मोड़ हम दोनों तरफ से पढ़ा करके, या जो कुछ पढ़ाने वाले हैं अभी, उसका मोड़ हम वहीं पे आकर मिलाएंगे। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में आकर क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? चंपारण सत्याग्रह। अब जिसके बाद जो सीक्वेंस पढ़ाया होता है, अब का जो फेज होता है पढ़ाई, वो है क्या? चंपारण सत्याग्रह। क्या है वो? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह समझने के लिए पिछला घटना लास्ट जो पढ़े थे, वो था क्या? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अंबिका चंद मजूमदार। अंबिका चंद मजूमदार। देखो ठीक है, सेंटर पे है ना? चलो ठीक। अब देखो चंपारण हम लोग आते हैं, ये बिहार का नक्शा है। ठीक है, इस नक्शे पे देखोगे, इस कोने के इस पश्चिमी हिस्सा में, ठीक है, इस पश्चिमी हिस्सा में देखोगे, ये है उत्तर का हिस्सा और ये है पश्चिम का हिस्सा। तो उत्तर पश्चिम में यानी कि उत्तर पश्चिम में जो है कि इस कोने पे है, नाम है चंपारण। चंपारण अभी वर्तमान में चंपारण का दो हिस्सा हम देखते हैं, एक पश्चिमी चंपारण, इधर पश्चिमी चंपारण, इधर पूर्वी चंपारण। तो उस समय गांधी जब आता है, इस समय 1917 के समय, ये पूरा का पूरा क्या है? चंपारण है। तो बाद में जिला बढ़ गया प्रशासनिक रूप से, बाद में बढ़ गया पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, लेकिन फिलहाल अभी पूरा का पूरा क्या है? चंपारण। ठीक है, तो इस चंपारण का प्रमुख केंद्र था, मुख्यालय है मोतिहारी। ठीक है, तो बड़े बड़े जो अंग्रेज अधिकारी, कलेक्टर सब जो बैठते थे, डीएम जो पद के जो होते थे, वो मोतिहारी में ही बैठते थे, और प्रशासनिक इस क्षेत्र का जो है कि प्रशासन संभालता था। ठीक, तो कहानी कब की है ये बातें हम समझते हैं। वायर आगे से लगा देता। तो चंपारण का प्रमुख केंद्र कहाँ? मोतिहारी। ठीक है, हम पिछला सीक्वेंस कहाँ तक पढ़े हैं? 1916। कहाँ तक? लखनऊ अधिवेशन। उस अधिवेशन पर हम आएंगे, थोड़ा सा पीछे बैग जाते हैं। ठीक है, कहानी कहाँ का है? 1800 हम बातें करते हैं 1813 ईस्वी। 1813 में एक कानून आता है। ठीक है, एक्ट आता है, एक्ट। ठीक है, एक्ट आता है, अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, और इस 1813 में जो एक्ट आता है, इसमें बोला जाता है, कहाँ से पारित होता है? इंग्लैंड से पारित होता है, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे। इसमें 1813 के चार्टर एक्ट है ना, चार्टर एक्ट है ये। ठीक है, कौन सा एक्ट है ये? चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट। एक्ट का अर्थ होता है कानून। क्या होता है इसका अर्थ? क्या होता है? कानून। कानून होता है। तो 1813 में एक कानून पास होता है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो व्यापार कर रहा था, कोई बताएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ है? 1600 ईस्वी में। 1600 के बाद भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज आया था। ठीक है, और अंग्रेज जब व्यापार कर रहा था, तो समय समय पर वो अपने नियमों में संशोधन लाता था, और नए नए, जब अपना साम्राज्य विस्तार हो जाता था, व्यापार अच्छा चलता था, तब वो नए नए नियम कानून लाता था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में उसने एक बड़ा बदलाव लाया। वो बदलाव था क्या? कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रहा था, इसके व्यापार के साथ साथ जो है कि इंग्लैंड के सभी व्यापारियों के लिए, पहले स्पेशल इसी कंपनी का, ये सरकार का एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, मात्र इसी कंपनी, यही कंपनी भारत में आकर के व्यापार कर सकता था, और कोई नहीं, वहां से किसी को आने की इजाजत नहीं था। लेकिन 1813 चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा जो है कि इंग्लैंड का कोई भी कंपनी, इंग्लैंड का कोई भी कंपनी, यानी कि सभी कंपनी के लिए क्या हुआ? इंग्लैंड सभी कंपनी के लिए क्या कर दिया?
एकदम खुले बाजार की नीति दे दिया। यानी कि अब कोई भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी आकर के भारत में व्यापार कर सकता है। ठीक है, ये इस एक्ट ने भारत के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए इंग्लैंड के सभी व्यापारियों के लिए, पश्चिमी देश के कई व्यापारियों के लिए रास्ता खुलासा कर दिया। अब कोई भी आकर के यहाँ आकर के जो है कि व्यापार कर सकता है। अब इसमें से इतना अंधाधुन वहां से व्यापारी सब पहुंचा। याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि सूती वस्त्र के लिए आया था व्यापार करने के लिए। कौन वस्त्र के लिए? सूती वस्त्र के लिए आया था व्यापार करने के लिए। क्या सभी व्यापार सूती वस्त्र के लिए आएगा? हालांकि औद्योगिक क्रांति सूती वस्त्र से हुई थी, तो सूती वस्त्र नहीं, और भी अन्य वस्तुओं का बेचने के लिए, अन्य वस्तुओं का जो है कि डिमांड पूर्ति करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए पूरा भारत का जो है कि बाजार अपना लिया सबने। ठीक है, इनमें से सूती वस्त्र जो निर्माण होता था इंग्लैंड में, इस सूती वस्त्र में जो है कि रंग के रूप में उपयोग होता था नील। क्या उपयोग होता था? नील। ऐसे में से नील व्यापारी, कौन व्यापारी? नील व्यापारी भारत आए। ये भी भारत आए, इसे भी पूर्ति करना था, नील की आवश्यकता पूर्ति करना था। और ये नील की जो खेती होता है, ये नील का जो खेती होता है, याद कर, ध्यान देने वाली बात है, नील के जो व्यापारी होता है उससे हम नीले कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं नीले। क्या बोलते से? नीले। नील के व्यापारी क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं। क्या बोलते से? नीले बोलते हैं। तो भारत में जब आया नील व्यापारी सब, ये बड़े बड़े व्यापारी थे, छोटे छोटे नहीं थे व्यापारी। बड़े पैमाने पर जो है कि नील का उत्पादन करने के लिए भारत को उसने चुना। किस लिए? कि नील का खेती जो होता था, नील का खेती होता है, नील का खेती करने के लिए बड़ा उपयुक्त जगह, बड़ा अनुकूलित जगह भारत पड़ता था। भारत का भूमि नील की खेती करने के लिए बड़ा उपयुक्त था, बड़ा मौसम आधारित यहाँ पर खेती हो सकता था। मौसम के हिसाब से नील की खेती के लिए बड़ा उचित भूमि है। कौन सा? भारत की भूमि। इसलिए भारत की भूमि में से याद होगा कि ये जो है कि बंगाल के क्षेत्र में सबसे पहले अधिकार था इसका। कहाँ अधिकार है? ये कहानी हम लोग 16 का, जिसका मतलब बिहार का हिस्सा बटा हुआ। ठीक है, लेकिन हम बातें जब 1813 की बातें कर रहे हैं तो 1912 से पहले बंगाल बिहार सब एक ही था ना। बंगाल और बिहार क्या था? अभी बंगाल का एरिया बोलते हैं, लेकिन उस समय पूरे बंगाल ही कहलाता था। पूरा क्या कहलाता था? तो बंगाल का ये वाला एरिया नहीं, पश्चिमी एरिया नहीं, बंगाल का ये पूर्वी एरिया जो है कि जो कलकत्ता का क्षेत्र वाला एरिया था, इस एरिया को उसने जो है कि नील की खेती के लिए उसने भूमि को चुना कि बंगाल में ही नील की खेती की जाएगी। ठीक है, इसलिए उसने उपयुक्त भूमि कहाँ सबसे पहले चुना? बंगाल। बंगाल जो कलकत्ता के एरिया सब क्षेत्र में है वहां पे चुना उसने। ठीक है, अब नील की खेती जो होती थी, ये नीले लोग नील की खेती दो तरह से करते थे। कितने तरीका से करते थे? नीले लोग जो कि नील की खेती जो करता था, ये खेती ये दो तरीके से, दो पद्धति से करवाता था। एक पद्धति था कौन सा? जिरात। जिरात। एक था क्या? असमी बाग। ठीक है, जिरात जो था इसमें क्या करता था? इसमें जमीन को खरीदता था, खरीद करके और फिर मजदूरों को या किसी को दे करके तब उसमें नील का उपज करवाता था। यानी कि इसमें जिरात पद्धति में क्या था कि जमीन को खरीदना, खरीद करके उस पर मजदूर या व्यवसाय किसानों को लगा करके नील उत्पादन करना। तो वो जमीन जब खरीदेगा, नीले लोग सब, बड़े बड़े व्यापारी जब नील उत्पादन करने के लिए जमीन खरीदेगा, उस समय जमीन का मूल्य जो है ना, देखो शासन अंग्रेज का है, इसलिए उसको जमीन भी जो है कि उपज करने के लिए कमी नहीं था, लेकिन फिर भी जो है कि किसानों का जमीन जो है कि खरीद लेता था। जहां भी पास में मिला तो अपना शासन वाला क्षेत्र में लिया, उसके बाद बिना कंपनी के शासन के अनुसार नहीं भूमि ले सकता ना वो भी, इसलिए जमीन खरीदता था नीले लोग सब, और किसानों का भी जमीन खरीद करके उसी को फिर क्या कर देता था? उस पर खेती करने के लिए देता था, और उसको मुनाफा के रूप में, उसके बदले जो मुनाफा होता था
उसको देता था, यानी कि जमीन भी खरीद लिया, उसी पे उसको खेती करने के लिए दे दिया, जो मुनाफा उसको दे देगा। क्योंकि उस समय नील का डिमांड जो था कि काफी ज्यादा था मार्केट में, पूरे विश्व मार्केट में नील का डिमांड काफी ज्यादा था, क्योंकि सूती वस्त्र में रंग चढ़ाने का एक अच्छा साधन नील ही है। और अभी भी देखोगे हम लोग वस्त्र पे, अभी भी देखना कि तोशक वाला हो, कुछ हो, धोती हो, अन्य जितने भी सूती वस्त्र है, उस पर हम लोग नील चढ़ाते हैं ना, थोड़ा कपड़े का लाइट अलग होता है। दादा सब देखना पहनते थे धोती सब, जब देखना कि उस पर नील चढ़ाते थे। अब भले ही नहीं होता है, उस समय जो है कि लोग कुटुमैती जाने से पहले, कुटुंब के रूप में जब कहीं जाते थे, उससे पहले जो है कि धोती कुर्ता धो करके नील लगा करके दे करके प्रेस करके नील से कपड़ा को जो है कि रंग करके प्रेस करके रख देते थे। जब कहीं जाते थे तो वही तो रंगा हुआ कुर्ता सब पहन जाता, लग रहा था कि नया कोई रईस आदमी है उस समय। अभी तो रंगीन पे रंगीन पहन रहा है, नहीं पहन रहा है, उससे अच्छा डिजाइन सब बोला, उस समय डिजाइन वही था। तो जीरात हो गया। और दूसरा क्या था, असमी बार। असमी बार में क्या करता था, इसमें किसानों का भूमि, किसानों का भूमि जो है कि किराए पे ले लेता था। किस पे लेता था, किराए पर, रेंट पे ले करके उस पे नील का खेती करवाता था, नील का खेती करवाता था। और उसके बदले जो है कि जितना और उसको बेनिफिट हो, खेती करने में जितना उसको और सहयोग हो, वो पूरा सहयोग करता था। क्या करता था, यानी कि अपना नील की खेती के साथ साथ क्या करना, खेती में सहयोग, खेती में सहयोग। मतलब क्या हुआ कि इस समय जो है कि असमी बार में जो है कि नियम था, कम से कम जो है कि ये नहीं, ये हम बातें कर रहे थे क्या, नील की खेती दो तरीका से होता करवाता था वो, ठीक है। तो हम आते थोड़ा बंगाल अब, ठीक है। तो उसने नील की खेती करने के लिए किसको उपयुक्त, कौन सा भूमि चुना, बंगाल का भूमि। और यहाँ पर बंगाल में उसने, बंगाल में रिकॉर्ड यहाँ पे है क्या, देखिए तो, ठीक है, नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो बंगाल में उसने जो है कि नील की खेती करने के लिए जीरात पद्धति अपनाया। कौन सा जीरात, कौन सा जीरात। और इस जीरात पद्धति में जमीन को खरीदता था, उस पर भरपूर मात्रा में नील का उपज करवाता था। और इनमें से जो है कि नील की खेती करने के लिए पूरा का पूरा जो है कि लोग जो है कि डिपेंड होने लगा था, ठीक है। किसान को जो बेनिफिट होता था। लेकिन नील का खेती उपयुक्त तो भारत था ही, लेकिन ये नील की खेती जिस जमीन पे हो जाता था, वो जमीन को बंजर कर देता था। उसका जो उर्वरकता जो होता है, उपज शक्ति जो होता है, वो छीन हो जाता था। यानी कि उर्वरक पावर जो क्या था, कमजोर हो जाता था। उसमें फिर जो है कि रिसाइकल होने में उसको जो कई बरसात होगा, बाढ़ आएगा, मतलब कई वर्ष लगने के बाद, मतलब लगभग 5-7 साल 8 साल के बाद रिसाइकल, मतलब क्या हुआ कि पुनः ऐसा भूमि बनने में समय लगता था। ऐसे में से खेती बंजर हो जाता था। किसान को जो है कि अपना फिर दूसरा यदि किसी प्रकार खेती करेगा, वो भी खेती सही से नहीं हो पाएगा। इससे किसान असंतुष्ट होने लगा और किसान को इतना बेवकूफ बना के जो है कि नील का खेती करवाता था, जमीन लेकर के उपज कर लेता था और उसको बेनिफिट के रूप में कम देता था, और इसका मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाता था, यहाँ के लोगों को मजदूरी के रूप में कम देता था। तो इस नील की खेती का जो है कि इस नील का खेती का जो चैप्टर को ओपन किया किसने, एक लेखक है बंगाल का, उसका नाम क्या है, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र ने एक बुक लिखा, क्या नाम उसका, नील दर्पण। नील दर्पण। इस नील दर्पण में जो है कि बंगाल में हो रहे नील की खेती, नीले को हो रहा मुनाफा, नीले को हो रहा मुनाफा, इसका पूरा उजागर इस बुक में कर दिया। और इससे अंग्रेजों को कितना लाभ हो रहा है, इससे क्या हानि होगा बंगाल के लोगों को, बंगाल के किसानों को, इसमें बहुत तरीका से जो है कि बारीक तरीका से लोगों को समझा दिया इस किताब में। लोग जो है कि इस किताब को पढ़ करके जो है इस नील की खेती का विरोध करना शुरू हुआ। और ये विरोध का विरोधाभास का समय लगभग 1813 के बाद से लेकर के लगभग 1859 ईस्वी तक, 1859 ईस्वी तक जो है कि आते आते जो है कि काफी विरोध होना शुरू हुआ। और बुक कौन सा, नील दर्पण में नील की खेती के बारे में उजागर किया था किसने, नील। और पढ़े लिखे बंगाल के लोग उस समय पढ़े लिखे ज्यादा थे, ठीक है, ठीक है।
1859 आते आते जो है कि 1859 आते आते इस नील दर्पण बुक ने जो है कि पूरा जो है कि विद्रोह करवा दिया। किसने विद्रोह किया? जिसने इसको पढ़ा उसके दिमाग में नील की खेती को लेकर के विद्रोह उत्पन्न होना शुरू हो गया। 1859 में बंगाल में, कहाँ पे? बंगाल में नील विद्रोह हो गया। कौन सा हो गया? नील विद्रोह। बता तो नील विद्रोह कहाँ हुआ? हैं? नील विद्रोह कब हुआ? 1800। धीरे धीरे बोलना, जल्दी चिल्ला के नहीं बोलना, ठीक है? रिकॉर्ड चल रहा है, वहाँ आवाज ज्यादा चले जाता है। तो नील विद्रोह कब हुआ? 1859। 1859 ध्यान दोगे, 1859 नील विद्रोह हुआ। इसके बाद देखो तो फिर देखो 1813 से लेकर के यानी कि 1860 आते आते 1860 आते आते देखो तो 1900 विद्रोह होता है और नील की खेती का पूरा विरोध होकर के इसको बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद। अब अंग्रेज सोच रहा है कि नील की खेती के लिए तो ये तो हम यहाँ पर जो है कि उपाय करके तो खेती किए बहुत, करने के बाद अब विद्रोह हुआ। जब विद्रोह हुआ तब नील की खेती का ये जगह छोड़ करके अब उसका विचार हो रहा है कि अब इधर छोड़ करके जाएंगे बिहार के क्षेत्र में। 1860 के बाद अब व्यापार करने के लिए वो बंगाल को छोड़ करके, अच्छा कोई बताएगा नील की खेती जब यहाँ कर रहा था जीरात पद्धति से, यहाँ कितना में कर रहा था? हाँ? यहाँ नहीं 3 कठिया है, ना ही 5 कठिया। यहाँ जब जमीन खरीदा है तो कैसे होगा? अजीब हाल। जीरात पद्धति से ना हो रहा है जी। क्यों 5 कठिया बोल रहे हो? 5 कठिया उधर ना है। हाँ, गलती जल्दी बोलते हो खाली। चलो आगे बढ़े क्या? 1860 के बाद 1860 के बाद उसने खेती करने के लिए बंगाल का एरिया छोड़ करके उसने क्या किया? उत्तर पश्चिमी कोना बंगाल का, उसमें बंगाल एरिया है, बंगाल का उत्तर पश्चिमी कोना हिमालय के बगल वाला क्षेत्र है, ठीक है? ऐसा उपयुक्त क्षेत्र को उसने चुना और वो था चंपारण। वो क्या था? हम चंपारण सत्याग्रह 1917 के पास आएंगे, अभी पिछले कहानी लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो चंपारण में अब यहाँ से तो उसको ठोकर लग चुका था। यहाँ से तो उसे जो कि जीरात पद्धति से जो खेती करवा रहा था, इस पद्धति से तो ठोकर लग गया है ना जी। नहीं लग गया ठोकर? ठोकर लगा ना, क्योंकि इसका खेती का विरोध किया गया इस चीज का। अब सोचा कि इस पद्धति से नहीं, अब की बार जमीन खरीदेंगे नहीं, अब की बार जमीन को किराए पे लेंगे। और इस समय जो है कि चंपारण के इस क्षेत्र में तभी नलकूप पानी का जो देखते हो, बोरिंग, ये सब जो पानी पटवन करने के लिए जो अभी देखते हैं हम लोग, है ना, कई मशीन सब है ना, पंप सब ना है, ये सब का सुविधा नहीं था उस समय। जो देख रहे हैं अंग्रेज शासन काल में, उस समय वातानुकूलित मतलब क्या, पर्यावरण पर आधारित, यानी पर्यावरण वातानुकूलित खेती होता था, यानी कि वर्षा आधारित खेती होता था। क्या होता था? वर्षा पर आधारित खेती होता था, मतलब वर्षा के अनुसार खेती होता था, वर्षा के अनुकूल खेती होता था। तो ऐसे में जो वर्षा के जब अनुकूल होता था खेती हो पाता था, जब वर्षा के अनुकूल, जब वर्षा पड़े ही नहीं तो वर्षा के आशा में जो है कि खेत नष्ट हो जाता था, उपज कम हो जाता था, या खेत में जो है कि फसल जल जाता था। ऐसे में से अंग्रेज ने कहा कि जमीन जो है कि आप मुझे दीजिए, ठीक है? जिसको 20 कट्ठा जमीन है, ठीक है, 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा में 5 कट्ठा हम जो है कि नील, 20 कट्ठा में 5 कट्ठा हम नील लगाएंगे आप ही के खेत में, और अब शेष जो बचा 15 कट्ठा, इसमें जितना सुविधा होगा आपका मेरे नील के खेती के साथ साथ, जितना सुविधा होगा खेती करने में उतना सुविधा आपको देंगे। टाइम पे मेंटेनेंस जितना होगा खेती का वो देंगे, पानी सिंचाई व्यवस्था करवा देंगे, नहर बनवा देंगे, हर चीज व्यवस्था करवा देंगे, और आप जो है कि आराम से खेती कर पाइएगा, आपको उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग ने भी सोचा शुरू में कि बड़ा अच्छा नियम है, हम लोग खेती से परेशान हो जाते थे, फसल जल जाता था और खेती नहीं हो पाता था, तो ऐसे में से बड़ा अच्छा है क्या कि 5 कट्ठा में नील का खेती करना पड़ेगा, कर लेंगे। लेकिन लोग उस समय संवाद यानी संचार का उतना मतलब जो है कि यहाँ संवाद यहाँ पहुंच जाए, यहाँ के लोग, यहाँ आवागमन कभी कम होता था, लोगों का आवागमन कम होता था, तभी मोबाइल नहीं था, तभी टेलीफोन नहीं था, तभी ट्रेन उतना आवागमन नहीं था, लोग एक जगह दूसरे जगह जाने में समय रहता, तभी चिट्ठी का कहानी चल रहा था। सीधा बैठ।
चिट्ठी का नहीं देता, चिट्ठी लिखेगा तब ना, तो लोग परिचित उतना नहीं था, लोग उतना परिचित नहीं था। अपरिचित होने के कारण इस नील की खेती की इस पद्धति को बोला गया पचकठिया। क्या बोलोगे इसे? पचकठिया। इस पचकठिया पद्धति को किसानों ने क्या किया, यहाँ किसान चंपारण के किसान ने क्या मान लिया, पचकठिया पद्धति को क्या किया उसने, मान लिया, कहा कि ठीक है ये बड़ा अच्छा है, होने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में से इस पद्धति को बोला गया, इसमें से देखो जमीन भाड़े पे लेकर के कर रहा है, इसको बोला है कौन सी, आसामी बार। क्या बोला गया इसे? आसामी बार पद्धति। ठीक है, बताओ तो बिहार के चंपारण में कौन से पद्धति से जो खेती की गई नील का? आसामी बार पद्धति से। इसमें क्या था कि खेती जो है कि खेत को भाड़े पे लेना, सब सुविधा देना, और उसके साथ 20 कट्ठा में से 5 कट्ठा पे नील की खेती करना। उससे जिसको 20 बीघा 15 बीघा उसके अनुसार वो खेत देता था, नील का खेती होता था। लेकिन फिर भी ये 5 कट्ठा जो होता था, ये अब इसको उतना पता नहीं था कि नील का खेती जमीन को बंजर कर देता है, लेकिन खेती हो रहा है। लगभग 1860 के बाद 1867 आते आते 1867 आते आते इसी बीच जो है कि क्या हुआ, एक विश्व बाजार में नील का जो है कि उत्पादन होने लगा। नील का क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा। तो विश्व बाजार में नील का उत्पादन होने लगा, कहाँ से? जर्मनी में। 1867 ईस्वी में जर्मनी में रासायनिक विधि से जो है कि नील का उत्पादन होना शुरू हुआ। कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है, कौन विधि से? रासायनिक विधि से, केमिकल तरीका से नीला रंग निर्माण होने लगा। और नीला रंग इतना पक्का रंग होता था, कपड़े को और नील से भी बेहतर रंगीन कर देता था। इससे लोगों का आवश्यकता कम डिमांड पर जो है कि आसानी तरीका से अवेलेबल हो जाता था। अब उतना परेशानी भी नहीं होना पड़ता था, लोग को रंग का आवश्यकता पूर्ति हो जाता था। विश्व मार्केट में ये नील आने के बाद, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, लैब में बनाया गया रंग था ये। और नील का खेती नेचुरल तरीका से होता था, फसल उत्पादन करके, फिर फसल होता था, उसका पत्ती तोड़ करके बॉयलर में बॉयल करके उसके जो रस बचता था वही नील होता था। क्या समझ में? बताइए, नील का किसका नील बनाने के लिए किसका? पत्ती की बीज किसका? जड़। हाँ, नील के खेती में नील का पौधा का पत्ती का यूज होता था, जैसे चाय पत्ती वैसे ही नील का पत्ती। ठीक है, चाय का पत्ती होता है, पता है ना, वो जो चाय पत्ती देखते हो गोल गोल पत्ता का वो अथी है, गोल किया हुआ है। ठीक है, ठीक। नील उत्पादन तो 1867 में जो है कि जैसे ही विश्व मार्केट में नील उतरा, तो अचानक मार्केट में दाम गिर गया नील का। नील का दाम क्या हुआ? 1867 आते आते नील का क्या हो गया, विश्व मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो गया, अचानक दाम गिर गया। अब ये जो पचकठिया पद्धति से जो नील के उत्पादन हो रहा था, अब अचानक जो है कि जो नील्हे लोग सब था, नील का व्यापार कौन? नील का व्यापार क्या कहते हैं? नील्हे। जो नील्हे लोग था वो जितना सुख सुविधा देता था उत्पादन करने में, अब वो कम कर दिया, क्योंकि उसको मुनाफा अब मार्केट से कम होने लगा था। समझ में आया बात? अब मुनाफा क्या होने लगा? कम। मुनाफा होगा उसी के अनुसार ना वहाँ खर्च करेगा किसानों पे। अब किसानों पे जो कह दिया उत्पादन करके दो, और जितना सुख सुविधा देता था उतना अब देगा ही नहीं, तो लोग अब कतराने लगा, कहा कि आप ये हमको सुख सुविधा देते तो वो देवे नहीं कीजिएगा, जो हमको लाभ होता था जिस चीज से लेकर के वो लाभ हमको दीजिएगा ही नहीं, हम क्यों आपका उत्पादन करें, क्यों आपका 5 कट्ठा आपका नील लगाए। ऐसे में से विरोध जताना क्या हो गया? शुरू हो गया। ऐसे में से विरोध जताना शुरू हुआ। कहा, काफी विरोध के बाद जो है कि कहा कि 5 कट्ठा ही ना सही, कम से कम 3 कट्ठा। कितना कट्ठा? 3 कट्ठा, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, इसे बोला गया 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, पद्धति उसी को 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, प्रणाली नियम कहते हैं इसे। तो ये 3 कठिया प्रणाली 67 के बाद जो है कि 67 के बाद 3 कठिया प्रणाली जो है कि होना शुरू हो गया। कहा कि चलो अब 5 कट्ठा नहीं 3 कट्ठा में करना है, फिर भी जो जितना सा हेल्प करता है, जितना सहयोग करता है, उसके हिसाब से फिलहाल अभी 3 कट्ठा क्या है, सही है, चलो खेती करो। किसान कुछ दिन के लिए इसमें भी मान गया और किसान खेती करना शुरू हो गया। लेकिन हद तब हो गया लगभग 1867 के बाद 1816 आते आते, सॉरी 1916 आते आते,
यानी कि 67 के बाद 1867 के बाद तीन कठिया शुरू हुआ। इसके बाद 16 आते आते तीन कठिया का इतना जो है कि इतना विरोध होना शुरू हो गया, इसलिए होना शुरू हो गया कि तीन कठिया में जितना सहयोग देता था वो भी सहयोग देना बंद कर दिया। अब बंद किया तो किया, ऊपर से जबरन तरीका से खेती करवाना शुरू कर दिया। कहा कि कुछ नहीं देंगे, किए हो खेती करना ही पड़ेगा। और जो खेती नहीं करता तो उसके ऊपर कोरा बरसाया जाता था, उसको मारा जाता था। जबरदस्ती जबरन तरीका से खेती करवाना शुरू किया। जो नहीं करता था किसान उसको जबरन तरीका से खेती करवाता था। ऐसे में से तीन कठिया प्रणाली 5 कठिया से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। पॉपुलर मतलब क्या हो गया? नामी हो गया, लोगों के बीच में दहशत बन गया तीन कठिया को लेकर के। किसान तराई तराई हो गया। किसान क्या हो गया? तराई तराई हो गया। किसान पे ये हो रहा जुल्म, जबरन किया जाने वाला खेती, इस खेती से निजात पाने के लिए यहाँ के एक किसान है, उस किसान का नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल इसी चंपारण का एक किसान है। इसी चंपारण क्या है? एक किसान है। और ये किसान जो है कि ये भी उब चुका है और इस चीज का निजात लेने के लिए जो है कि एकदम काफी एप्लीकेशन पे लिख करके मोतिहारी के कलेक्टर को जो है कि पूरा जो है कि दरखास्त भेज रहा है कि हमको तीन कठिया प्रणाली से, इस खेती की जबरन पद्धति से जो है कि हमको निजात चाहिए, हम सभी किसानों को राहत चाहिए। इस पे जो है कि नियम लाया जाए, इस पे कानून लाया जाए, इस पे नियम बदला जाए, ये हमें चाहिए। लेकिन कितनों खत लिखे, कितनों दरखास्त भेजे, कितनों कुछ करे, मोतिहारी के डीएम यानी कि जिला कलेक्टर कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई मानने को तैयार नहीं है। ये एप्लीकेशन लिख करके, रिक्वेस्ट कर करके थक गया है, लेकिन कोई सुनने वाला इसका नहीं है। ऐसे में से राजकुमार शुक्ल के माइंड में ये बात चलना शुरू होता है। इस विचार को जो है कि चंपारण के इस समस्या को जो है कि जब तक ये भारत के राष्ट्र कांग्रेस पार्टी जो पूरे भारत के विचारों को अंग्रेजों के कान तक खबर पहुंचाता है, ऐसे में से जो विरोध यदि कांग्रेस पार्टी कर देगा, यदि ये इसका राष्ट्र स्तर पर इसका मंच यदि मिल जाए इस समस्या का, ये समस्या निदान हो सकता है। इसलिए राजकुमार शुक्ल जो है कि एकदम झोला वोला बांध करके 1916 कहानी है। देखो आया 16 ना, 16 आते आते पूरा बदतर हो जाता है, उब जाता है। इसी 1916 में जो है कि झोला लेता है और पूरा जो है कि बांध करके, उसी समय लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और उसमें महात्मा गांधी पहुंचा हुआ है। लेकिन उस समय महात्मा गांधी को जानता नहीं है। उसमें कौन है महात्मा गांधी, ये राजकुमार शुक्ल को कोई पता नहीं है। समझ में आया बात? इसमें उसे पता नहीं है। अब 1916 में जो है कि कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचता है कौन? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कहाँ पहुंचा? लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में। इस समय बता तो लखनऊ इस कांग्रेस अधिवेशन में सदस्य के रूप में भाग लिया था किसने? गांधी जी। और उसका क्या कहते हैं, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अंबिका चंद्र मजूमदार। अंबिका चंद्र मजूमदार। अब देखो तो झोला लेके कहाँ पहुंचा हुआ है राजकुमार शुक्ल। और इस लखनऊ अधिवेशन में कौन कौन है? गांधी भी है और राजकुमार शुक्ल भी है। राजकुमार शुक्ल भी है। क्या जानता है? नहीं जानता है। क्या जानता है भी? वो नहीं जानता है। अब जानेगा कैसे? रीजन क्या है? इस हम 1916 का लखनऊ अधिवेशन के बारे में हम थोड़ा सा विशेष चर्चा करेंगे। आते हैं लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन 1916 पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें विचार होगा कि गांधी से कैसे मिलेगा राजकुमार शुक्ल और कैसे अपना प्रस्ताव लेकर आएगा, कौन सा? तीन कठिया पद्धति का। इस प्रस्ताव को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये घटनाक्रम समझ में आई। अब देखो तो इधर का सीक्वेंस सबको ला करके हम 16 को मिला दिए, नहीं मिला दिए? अब सीक्वेंस समझ में आया क्यों हो रहा था ये घटना यहाँ पर। अब इस सीक्वेंस से हम आगे यहाँ से अब नया रास्ता बनेगा, समझ में बात। उधर से यमुना, इधर से गंगा, मिल करके अब आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा गंगा। अब यहाँ से हम लोग 1916 से एक नया धारा लेके चलेंगे, नया सेक्टर मतलब नया फेज लेके चलेंगे और वो फेज हम घिसते चले जाएंगे कहाँ तक? 1948 तक खींचेंगे, ठीक है। चलिए अब मिला सकते हैं इसे, ठीक है। कितना टाइम हुआ? और टाइम भी बहुत आउट हो गया, ठीक है। कल हम 1916 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, रहने दे आज क्लास यहीं तक, ओके, ठीक है, रहने। जय हिंद।